आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये पार्ट 4 वीडियो है। तो जिन लोगों ने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। ये उनके लिए मैं बात बता रहा हूँ जो लोग नए हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर 2023 का केमिस्ट्री का पेपर है। ठीक है। मतलब जो लोग अभी 2024 में जो फर्स्ट सेमेस्टर देंगे, मतलब जो लास्ट में क्या कहते हैं नवंबर दिसंबर सितंबर साइड, उनके लिए है कि ताकि वो क्वेश्चंस को देख के प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत बार, अगर ये हम लोग को क्वेश्चंस नहीं आते होते हैं, इनका मेथड नहीं पता होता है, क्वेश्चन कैसे पूछी जा रही है सब नहीं पता होता है, कितने मार्क्स के हैं या एक एक क्वेश्चन कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, अगर ये नहीं पता होता है तो आगे मतलब हम लोग को एग्जाम देने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है। पहला पेपर तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8। तो मेरा नाम है प्रत्युष श्रीवास्तव और ये आपका प्यारा चैनल क्रैकिंग बीएससी के। इसमें कह रहा है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमेशा इसका लिमिटेशन एक हमेशा ये रहा है कि इन्होंने हमेशा क्या कहते हैं उसके ऊपर कभी बात नहीं किया, किसके ऊपर, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। इसका मतलब इन्होंने कभी भी ये ज्यादातर हाइब्रिडाइजेशन पे बात नहीं कर पाए, ये ज्यादातर ज्योमेट्री पे बात नहीं कर पाए थे, और ये हमेशा क्या कहते हैं हायर मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी बात नहीं कर पाए थे। नो एक्सप्लेनेशन फॉर बॉन्ड एनर्जीज, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर। मतलब मान लेते हैं जैसे उन्होंने कहा कि ये Cl है, मान लेते हैं HCl, ठीक है, एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, ये HCl कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, लेकिन अब इसके बीच में जो बॉन्ड है उस बॉन्ड की एनर्जी क्या है, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, मतलब O2 O2 मॉलिक्यूल है, इसके बारे में बात नहीं कर पाए थे। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, VBT could not explain about molecules containing more than 2 or 3 atoms। मतलब बात कर रहे हैं जैसे NH3 है, इसके ऊपर नहीं, तो ये सब कुछ है जिसके ऊपर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो बात नहीं कर पाया था। अब यहाँ पे बात करते हैं वो बिटवीन वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के ऊपर भी बात नहीं कर पाते। वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं, जैसे ये मेरे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ये रहा आयरन, इसके अंदर मैंने लिख दिया CN6। ये CN क्या है, ये है बच्चों साइनाइड, और Fe क्या है, मेरे पास आयरन है। तो ये जो CN का होल सिक्स है ना, इसको, ये जो CN है इसको बोलते हैं लिगेंड। या तो बाइडेंटेट होता है या तो ट्राइडेंटेट होता है, मतलब एक या दो से ज्यादा अपनी प्रॉपर्टीज या वैलेंसीज को शो करने वाले। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद क्या कहते हैं, ये कुड नॉट एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल भी नहीं बता पाते, क्योंकि ज्योमेट्री हमें फिर कहाँ से पता चलने लगी थी, हाइब्रिडाइजेशन से पता चलने लगी थी। तो ये सब कुछ इसके लिमिटेशंस हैं जो आप लोगों को थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, बस खाली याद करके लिख देना और कुछ जरूरत नहीं है। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ना बच्चों LCAO, ये इन्होंने क्या कहा था, एकदम सिंपल सा पहले समझ लेते। इन्होंने कहा था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगी, मान लेते हैं इस तरह, दो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगी और मिल करके एक ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगी। मतलब सिंपल सा एग्जांपल जैसे H2 का लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एक एटम दूसरे हाइड्रोजन का एक एटम और मिल करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन यानी H2 का मॉलिक्यूल। इन्होंने ये कहा था। ठीक है, आओ इस पे अब ध्यान देते हैं क्या कहा था। यहाँ पे पहले क्या कह रहा है, पहले कह रहा है एक्सप्लेन द रूल्स। अच्छा, रूल की बात कर रहे हैं कि मतलब कैसे हम लोग स्टार्टिंग से एंड तक चलेंगे। तो ओवरलैपिंग होती है भाई, मैंने अभी आप लोगों को बताया, ये एटॉमिक ऑर्बिटल ये एटॉमिक ऑर्बिटल इस तरह ओवरलैप होगा, एक इस तरह है और एक इस तरह होगा। तो इसके अंदर ये जो ओवरलैपिंग हो रही इसको बोल रहे हैं। मैं यहाँ पे वापस से बना देता हूँ, इस तरह इस तरह, ये जो ओवरलैपिंग हो रही हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। फ्रॉम LCAO टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, the atomic orbital combining together must have significant overlap in space। मतलब उसके पास कुछ ना कुछ स्पेस होनी चाहिए तभी तो ओवरलैप कर पाएगा, वरना तो होगा ही नहीं। चलो अब बात करते हैं एनर्जी मैचिंग की। जाहिर सी बात है यार, अगर ये इसका है और ये हाइड्रोजन का है, दोनों की एनर्जी सेम होगी तभी तो ओवरलैप कर पाएंगे, वरना नहीं होगा। AO combining should ideally have similar energies। when orbitals of considerably different energies overlap, the LCO interaction is weaker। मतलब अगर डिफरेंट अगर एनर्जी ओवरलैप करती है तो थोड़ा सा अट्रैक्शन क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं सिमेट्री की। द कंबाइनिंग AO यानी एटॉमिक ऑर्बिटल शुड हैव कंपैटिबल सिमेट्रीज अराउंड द मॉलिक्यूलर एक्सिस। इमेजिन द ओवरलैप एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ शेप। इफ द शेप फिट वेल टुगेदर द ओवरलैप इज बेटर। मतलब कहने का है कि अगर ये शेप जो है और ये शेप एक दूसरे में अगर एकदम फिट बैठते हैं तो मानते हैं ओवरलैप बहुत अच्छा हुआ। जैसे हमारा P और P ऑर्बिटल होता है ना इस तरह,
और फिर इस तरह कंबाइनिंग होता है, इस तरह। तो ये जो ओवरलैपिंग हो रही है हम लोग इसी को बोल रहे हैं, ठीक है। आओ, उसके बाद हमसे क्या कह रहा था, उसके बाद हमसे कुछ नहीं कह रहा था, तो हमने इसके रूल्स भी लिख दिए, ठीक है। वैसे भी ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 5 मार्क्स में इतना बड़ा बहुत ज्यादा है, क्योंकि भाई हमें लिखने के लिए हमें टाइम भी तो चाहिए। अब 3 घंटे में क्या हम एक ही क्वेश्चन करते रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। सबको एटॉमिक ऑर्बिटल समझ है? देखो एटॉमिक ऑर्बिटल से ही यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर इसके बाद जो भी MOT वगैरह वगैरह ये सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सब चालू हुई। लेकिन हमको इतना ध्यान रखना है, जो लीनियर कॉम्बिनेशन यानी जो LCAO है, ये सिर्फ ये बताता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होती हैं सेम एनर्जी के साथ, सेम इंटरेक्शन के साथ, और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ऊपर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की। O2 की है और O2 प्लस की। देखो अच्छा, O2 यानी एक ऑक्सीजन 16, मतलब एक ऑक्सीजन में 8, दूसरे में 16, ठीक है। O2 प्लस, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी 16 थे, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो कितने बचे होंगे? 15। सभी को अच्छे समझ आया? ठीक है, यानी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 16, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 15। अब जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, दो हमारे पास रूल है। पहला रूल जो हमारे पास 14 तक है, और दूसरा जो हमारे पास ग्रेटर देन 14 है, मतलब इस तरह ग्रेटर देन 14, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे। अभी इस डायग्राम को मत देखना, अभी इसको देखना, इसको सिर्फ इस चीज को देखना, ठीक है। अब ये बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए है, तो हम लोग इसको करते कैसे, ये MOT का रिलेशन है, तो इसको बात करते हैं। लिखते कैसे? सिग्मा 1s2। देखो थोड़ा सा ये चीज याद करनी पड़ेगी, या पहले से जिनको पता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। कैसे लिखते हैं? सिग्मा 1s2। ये जो 2 जो बता रहा है ना, जैसे 15 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 2 8 ऐसे कर करके फिल करने होते हैं, ठीक है। अब कैसे? 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, मतलब एक नॉर्मल रहेगा और दूसरे का स्टार वाला आ जाएगा, ठीक है। फिर सिग्मा 2s2, फिर दूसरे का ऐसे ही सिग्मा 2s स्टार आ जाएगा, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 14 है तो 2pz आगे रहेगा। कुछ समझ आ रहा है? अगर ग्रेटर देन 14 है तो 2pz आगे रहेगा, किसके आगे रहेगा? इसके आगे रहेगा। अगर ग्रेटर देन 14 नहीं है तो यही 2pz यहां से उठेगा और खाली यहाँ पे आ जाएगा। सभी को अच्छे समझा? तो सिग्मा 1s2 1 स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2। अच्छा यहाँ पे देखो मैंने 1 + 1 करके क्यों भरा हुआ, मैंने डायरेक्ट 2 क्यों नहीं लिखा है? मैंने डायरेक्ट 2 इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अगर मान लेते हैं यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11 और 1 12, सिर्फ 12 इलेक्ट्रॉन्स होते तो हम एक इसमें भरते और एक इसमें भरते, लेकिन 14 है तो +1 इसमें और किया और +1 इसमें किया। यहाँ पे जब भी दोनों की एनर्जी जो बराबर है, दोनों की एनर्जी जो बराबर है, हम यहाँ पे सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं? फिलिंग करते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद फिर एज इट इज पूरा स्टार के फॉर्म में आ जाएगा। x 2px 2py 2pz, बस खाली पाई पाई के साथ चल रहे हैं 2px 2py, और उसके बाद सिग्मा के साथ चलेगा 2pz। कोई भी डाउट है यहाँ तक? नहीं ना? ठीक है, सभी को अच्छा समझा है। अब 16 इसमें कितना है? O2 का है। किसका है ये? O2 का, देख लो, ठीक है। अब O2 में फिलिंग कैसे करते हैं? O2 यानी कितने हो गए मेरे पास? 2 इसमें फिल कर दिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15 और 16। देखो इसमें एक एक फिल हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह, ठीक है। अब जो विदाउट स्टार वाले हैं, विदाउट मतलब ये जो विदाउट स्टार वाले, उनको बोलते हैं बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। और ये जो स्टार वाले हैं उनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? एंटी बॉन्डिंग। ये फॉर्मूला आपके हिसाब से इसलिए मैंने दिखाया क्योंकि एग्जाम में हम लोग फॉर्मूला हिसाब से लिखेंगे, ट्रिक के हिसाब से नहीं करेंगे। अभी तो वो तो ट्रिक बहुत ज्यादा फेमस है कि जिसका 14 है उसका 3, फिर बाकी नीचे अगर 15 हो रहा है तो 2.5 कम करो, मतलब 0.5 कम करो, ऊपर अगर क्या कहते हैं 13 होगा तब भी 2.5 हो जाएगा, यानी 0.5 ऊपर नीचे नीचे ऊपर कम करते चले जाओ, ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे इसको कैसे करना है, तो यहाँ तक हो गया। जितने भी एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, मतलब सॉरी बॉन्डिंग वाले हैं, उनको पहले रखो, यानी हाफ। ऊपर बॉन्डिंग वाले देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 यानी 10 हैं, तो यहाँ पे 10 हो गए, देखो इस तरह। फिर एंटी बॉन्डिंग वाले हैं कितने हैं? 1
2 3 4 यानी 6 हो गया देखो इस तरह, और इसका 2 हो गया। अब क्या हमारी ट्रिक के हिसाब से भी 2 है, देख लेते हैं। 14 के लिए 3 था हमारे पास, 15 के लिए था 2.5, 16 के लिए फिर हमने 0.5 किया यानी 2। देखो बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। सभी को अच्छे से समझ आया या तो कोई भी डाउट? देखो बहुत इजी है यार, बस खाली थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसकी डायग्राम की बात करते हैं। मैं आप लोग को 2 डायग्राम बनाऊंगा, इसके 3 क्वेश्चन है। एक कोशिश करना कि आप लोग खुद से भी बना के दिखाना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दिखा दूंगा। यहाँ पे बात करते हैं इसका डायग्राम अब बनेगा कैसे। आप लोग को क्या करना है, जैसे मान लेते हैं O2 मॉलिक्यूल है, CO मॉलिक्यूल है, O2 प्लस मॉलिक्यूल है, तो 2 मॉलिक्यूल ना, मतलब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर एक मॉलिक्यूल बना है। तो एक एटम इधर लिखो, एक एटम इधर लिखो। अब कैसे लिखते हैं? ऑक्सीजन कि क्या होता है मेरे पास, ऑक्सीजन मेरे पास होता है 8, इसको लिखेंगे कैसे, 1s2 2s2 2p4। भाई ऐसे ही लिखोगे, ठीक है। आओ चलो लिखते हैं। तो देखो लिखो, लिखा ना मैंने 1s2 2s2 और 2p4, ऐसे लिखा मैंने। फिर उसके बाद इधर कैसे, सेम एज ऐसे भी 1s2 फिर उसके बाद 2s2 और फिर 2p4। सभी को अच्छे समझ आया? अब भाई दोनों की एनर्जीज क्या करेंगी, ओवरलैप यानी कंबाइन करेंगी। तो देखो इस तरह एक ये कंबाइन किया, इस तरह एक ये कंबाइन किया, इस तरह एक ये कंबाइन किया, इस तरह एक, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन नीचे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर। अब जो बीच वाली लाइन चलेगी, जो मैंने आप लोग को अभी ये जो दिखाया बॉन्ड ऑर्डर की इक्वेशन, यही इक्वेशन पूरी भर में क्या करेगी, चलेगी। कैसे चलेगी? तो 1s2 1s स्टार 2, यहाँ पे सिग्मा 2s2 फिर सिग्मा स्टार 2s2, 2pz पहले है ना, तो 2pz फिर पाई 2p। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, कितने हैं इलेक्ट्रॉन? देखो 4 4 8। आपको भी फिल कितने करने होंगे? 8। तो 2 2 4 2 6 और ये रहा 2 8। बस सिंपल। आप लोग ने जैसे वाली लाइन में फिल किया एज इट इज यहाँ पे फिल कर देना। बाकी जो उधर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रही वैसे फिल कर देना। बात खत्म। ये रहा हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का डायग्राम। रटना पड़ा या बिल्कुल भी नहीं रटने की जरूरत है। चलो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी देख लिया। अब ऐसे ही O2 प्लस का है भाई, एक इलेक्ट्रॉन की तो कमी होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां से हटा दिया। अरे यहाँ पे ध्यान दो भाई, यहाँ पे तो यहाँ पे एक और भी वन फिल था ना, यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो मैं दिखा भी देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पे वन फिल था, क्योंकि वो 16 था, 15 हो गया, लेकिन है तो 14 से अबव ना, तो मैं इसको क्यों 2pz को मैं पीछे करूंगा? मैं नहीं करूंगा। अभी 14 जब हो जाएगा, या देखो एग्जैक्ट 14 हो जाए तो भी पाई 2pz, सॉरी सिग्मा 2pz यहाँ पे आएगा। अगर एग्जैक्ट 14 नहीं है, उसके ऊपर है, तो फिर ये आगे आएगा। ठीक है। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ से मैंने 1 हटा दिया है, बाकी जैसे बचा यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 2.5 हो गया। अभी हम लोग ने देखा था 15 का 2.5 था, तो एज इट इज हो जाएगा। और इसका हम लोग ने क्या किया, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हटा दिया। बस सभी को अच्छे समझ आया ना? चलो आओ आगे ध्यान देते हैं। अब बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम और CO की। फिर वही बात है भाई, एक कार्बन लिया एक ऑक्सीजन लिया, दोनों की एनर्जीज कंबाइन किया, CO एक मॉलिक्यूल बनाया। तो पहले इधर कार्बन के लिखा 1s2 2s2 2p2, क्योंकि कार्बन का कितना होता है 6 होता है, तो कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6। और यहाँ पे कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p4। बस अब की बार यहाँ पे ध्यान दो, ये कार्बन होता है मेरे पास 6 प्लस ऑक्सीजन होता है मेरे पास 8, और मेरे पास टोटल कितना हो जाएगा 14। यानी अब की बार 14 वाला रहेगा, यानी अब की बार इसकी एनर्जी जो रहेगी वो पाई 2pz क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। तो वैसे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 14। लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, क्या एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? नहीं। जो जहां पे भी हमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जैसे यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, जैसे यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो जहां जहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारे सारे क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक नेचर। और जो इस तरह पेयर्ड में होंगे वो होंगे डायमैग्नेटिक नेचर। तो सभी को अच्छे से समझ आया? कोई भी डाउट नहीं था यार, बहुत इजी था। तो अब आप लोग एक बार CO का इस डायग्राम को ट्राई करना। नहीं आता है तो देखो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, आप लोग ऐसे स्क्रीनशॉट अब चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, चलो इसको भी नोट कर लेना, ये CO वाला है। चलो अब बात करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बॉन्डिंग इन डायबोरिन। डायबोरिन क्या होता है बच्चों, B2H6। अच्छा जाहिर सी बात है, इसको कैंसिल आउट करोगे तो BH3 ही तो है। इसका मतलब 2 BH3 के मॉलिक्यूल मिलके डायबोरिन बना रहे। कैसे, एक BH3 ये होगा और एक BH3 ये होगा।
ठीक है, सभी को अच्छे समझ आया, यहाँ तो कोई डाउट नहीं ना। चलो आओ स्ट्रक्चर देखते हैं। अब बहुत लोग जैसे बात करते हैं कि इसमें बनाना बॉन्ड बनेगा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनेगा, तो आप लोग को मैं पूरा एकदम प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कैसे बनेगा, मतलब अरे वैसे नहीं। यहाँ पे बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायगोनिन की। देखो अभी मैंने वैसे स्ट्रक्चर बनाया था, तो वैसे ही स्ट्रक्चर है। इससे पहले अगर वीडियो में अगर किसी बच्चे ने ध्यान दिया हो, जब मैं उनको पढ़ा रहा था BF3 लुइस एसिड के फॉर्म में, तो वहां पे क्या था, जो हमारा BI3 था वो हमारा क्या था, लीस्ट एसिडिक, वो सॉरी मोर एसिडिक था, और BF3 हमारा क्या था, लीस्ट एसिडिक था। कैसे, वो इसलिए था क्योंकि जो BF3 था वो बैक बॉन्डिंग शो कर रहा था, क्योंकि जो हमारा बोरॉन था वो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। हमारा बोरॉन क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था। तो यहाँ पे भी तो बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, देखो ना 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो यहाँ से क्या करता है, जो दूसरा जो बोरॉन का मॉलिक्यूल होता है यानी BH3 का मॉलिक्यूल होता है, वो हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट p ऑर्बिटल में क्या करता है, डोनेट करता है। सिमिलरली इस बोरॉन का भी हाइड्रोजन जो होता है अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, डोनेट करता है इस वैकेंट इसके p ऑर्बिटल। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, 1 2 1 2, मतलब एक बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब कैसे हो रहा होगा, यहाँ पे ध्यान दो। अब इसको हम लोग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो 1 2 और 3, 3 सेंटर्ड हम लोग ले रहे हैं, और कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है, ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ से और अच्छे से समझ आएगा। तो ये देखो 3 सेंटर्ड में है और 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो शेयर हो रहे थे। कोई भी डाउट यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं ना। तो ब्रिज बॉन्ड कह लो, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कह लो, या तो फिर बनाना बॉन्ड कह लो, वो इस तरह शेप में। ठीक है, अब ये बोरॉन हमारा कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड से भी अटैच है, तो हम लोग उससे भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा था ना बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग हम लोग ने देख लिया कैसे हो रही है, लेकिन उसके बारे में भाई हमें लिखना भी तो होगा। तो 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड शो कर रहा है यहाँ पे, रेगुलर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड शो करता है, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड शो करता है। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं अब रेगुलर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की। अच्छा, रेगुलर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का यहाँ पे क्या मतलब, इसका मतलब यही होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ BH4 की ही बात कर रहा होगा, मतलब जो 4 हाइड्रोजन एटम से घिरा होगा। तो ये रहा 2 सेंटर्ड हो गया, और ये अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर करेगा, ये उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं, 4 terminal BH bond fall into this category. Each boron atom form a single bond, यानी कोवेलेंट बॉन्ड। जाहिर सी बात है बोरॉन भी वो भी सब नॉन मेटल है, विद अ टर्मिनल हाइड्रोजन एटम शेयरिंग बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे यहाँ पे, चलो ध्यान देते हैं। देखो ना यहाँ पे, ये पहले अब हम सिर्फ बात कर रहे हैं इसकी, तो यहाँ पे 2 सेंटर्ड हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, बस। अब बात करते हैं आगे जल्दी से। 3 centered 2 electron bond अभी हम लोग ने देख लिया, they are also called banana bond due to their shape. Diboron has 2 types of bond involving 2 bridging hydrogen atoms and 2 boron atoms. ठीक है, each bonding interaction involve 3 atomic orbital, boron hydrogen boron, one from each boron and one from hydrogen bridging atoms and 2 electron. ठीक है, चलो अब यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन हो रही है वो कैसी हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन हो रही है sp3 हाइब्रिडाइज। सभी को अच्छा समझ आए, देखो स्ट्रक्चर भी बना दोगे तो आप लोग को और भी ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके सिलिकेट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। देखो सिलिकेट्स यहाँ पे सिलिका से बता रहे हैं, इसके कुछ टाइप्स होंगे, यानी ऑर्थो सिलिकेट्स, पायरो सिलिकेट्स, साइक्लिक सिलिकेट्स, ये सब कुछ सिलिकेट्स होंगे, और इसकी कुछ डेफिनेशन की हम लोग बात करें और उनके स्ट्रक्चर की बात करें। स्ट्रक्चर आप लोग को ट्रिक के फॉर्म में ही याद करना पड़ेगा, वरना याद नहीं होगा। मेरी बात मानना, जिसके स्ट्रक्चर है ना यार, इसके स्ट्रक्चर को एक बार एग्जाम के एक दिन पहले भी देख लेना। एग्जाम के एक दिन पहले देख लोगे ना तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा आप लोग के लिए सफिशिएंट रहेगा। सिलिकेट की बात करते हैं। सिलिकेट आर द मोस्ट अबंडेंट ग्रुप ऑफ मिनरल ऑन अर्थ फॉर्मिंग द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रॉक एंड सॉइल। मतलब सिलिकेट्स की बात कर रहे थे ना, व्हाट इज सिलिकेट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो सिलिकेट्स आर they are negatively charged silicon oxygen tetrahedral units linked in various ways। मतलब लिंक इन वेरियस वेज, यानी ऐसे बहुत फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन जो इसका मेन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, SiO4। क्या होता है, SiO4, यहाँ पे 4-। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देते हैं इसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है सिलिकेट्स का, इस तरह बनता है। इनके बीच में जो बाई टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो कर रहा है, जितना एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स वाला, और जो इसका पीएम होता है वो कितना होता है 162, और बाहर चार्ज कितना है 4-। ठीक है, आप लोग भाई देखो बीएससी कर रहे हो, कोई 12th नहीं कर रहे हो जो खाली नॉर्मल स्ट्रक्चर बना छोड़ दोगे, आपको ये सब लिखना ही पड़ेगा।
तभी आप लोगों को थोड़ा सा एग्जामिनर भी इंप्रेस होगा, थोड़ा सा कॉपी भी आपकी इफेक्टिव ही लगेगी, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले जो भी है ना भाई एकदम दबा के चेक करते हैं। ये बाकी ऐसा भी नहीं, बाकी यूनिवर्सिटी में ऐसे कुछ क्वेश्चंस नहीं आते होंगे, उनको भी लिखना होगा, लेकिन लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले एक एक क्वेश्चन, एक एक लाइन बहुत डीपली भी चेक करते हैं। अब बात करना है यहाँ पे, इसका जो पहला पार्ट है वो क्या है हमारे पास, ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट्स भी SiO4 ही है बच्चों। ये इसका सिंपलेस्ट सिलिकेट स्ट्रक्चर है विद डिस्क्रीट SiO4 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। डिस्क्रीट का मतलब, कहने का मतलब है ये एक 3D के फॉर्म में रहता है। ये जो डॉट देख रहे हो ना यहाँ पे, ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे सिलिकॉन, मतलब ये पूरा एक यूनिट में कवर्ड है। इसके जो कॉमन एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल देखो बहुत अच्छे से याद करना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, SiO4, तो SiO4 इसके दोनों एग्जांपल में रहेगा, इसके एग्जांपल में रहेगा, ठीक है। एक ओलिवाइन है और एक हमारा जिरकॉन है। देखो जिरकॉन तो ZrSiO4 ऐसे याद कर लेना, इससे बहुत अच्छे। जिरकॉन इसलिए मैं इसी को याद रखता हूँ क्योंकि वो ज्यादातर सही रहता है। ZrSiO4 तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, और यहाँ पे मैग्नीशियम सिलिकेट, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है पायरोसिलिकेट। पायरोसिलिकेट का स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इजी है। दो SiO4 की यूनिट उठाओ और दोनों को जोड़ दो। दो SiO4 की यूनिट उठाओ, दोनों जोड़ दो। देखो ये रखो SiO4 है, और देखो ये भी तो SiO4 है, बस खाली बीच में एक ऑक्सीजन एटम जो है वो क्या है, एक तरह से कॉमन है। तो ये रहा Si, एक O, एक O, एक O और एक O। यहाँ पे ये रहा Si, ये रहा वही O, ये इस तरह, ये इस तरह, ये इस तरह। देखो वही सेम हो गया ना, बस कुछ नहीं करना है, दोनों ऑक्सीजन एटम को एकदम कंबाइन कर देना। अब यहाँ पे और ऑक्सीजन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, Si2O7 6 माइनस, Si2O7 6 माइनस। देखो Si2 है, ठीक है, O7 है, 3 3 6 और एक साथ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास माइनस कितने, 6, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो पायरोसिलिकेट्स भी हो गया। अब इसके बाद करते हैं इसका कॉमन एग्जांपल। इसका कॉमन एग्जांपल डिस्थीन है। आप लोग ने ऑर्गेनिक में इथीन पढ़ा होगा ना, इथीन, बस खाली आप लगा दो डिस्थीन, बस खाली यहाँ से एस वो लगा देना ई की जगह, बात खत्म, एकदम सिंपल हो जाएगा। डिस्थीन इथीन, डिस्थीन इथीन, इससे याद हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2SiO7, क्योंकि SiO7 तो हम लोग पढ़ ही रहे थे, तो यहाँ पे Si2O7 था, यहाँ पे हो गया SiO7, बस। चलो अब बात करते हैं इसके साइक्लिक या फिर रिंग सिलिकेट्स की। इन्वॉल्व रिंग ऑफ SiO4 tetrahedral formed by sharing two corner oxygen atoms. The general formula is Si3, मतलब SiO3 का होल n की पावर 2 माइनस। अब कैसे, यहाँ पे 2n माइनस, यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो SiO4 हम लोग ने पढ़ा है ना, वो 4 तरह से कंबाइन रहेगा। देखो यहाँ पे ये रहा Si, एक इस तरह, एक इस तरह, एक इस तरह, एक इस तरह, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन जो है कंबाइन रहता है सिलिकॉन से, फिर ये ऑक्सीजन कंबाइन रहेगा सिलिकॉन से, फिर यहाँ पे ये ऑक्सीजन रहेगा, फिर यहाँ पे सिलिकॉन रहेगा, और ये स्ट्रक्चर इस तरह मिल जाएगा। मतलब जो हम लोग बेंजीन बनाते हैं ना, बेंजीन, ये रहा यहाँ पे सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, इस तरह हो गया। और बाकी इन सबको क्या, सारे सिलिकॉन को बाकी ऑक्सीजन के साथ इस तरह जोड़ दो। देख लो सबके सब दो दो ऑक्सीजन से जुड़ गए, बहुत सिंपल था। मतलब पहले बेंजीन बना दो, एक जगह सिलिकॉन, एक जगह ऑक्सीजन दे दो, और हर सिलिकॉन को क्या कहते हैं, दो ऑक्सीजन एटम से जोड़ दो, बस बन गया सिलिकॉन। क्या बन गया हमारे पास, ये हम इसका जनरल फॉर्मूला क्या था, SiO3, जो हम लोग ने बात करी। इसके कॉमन एग्जांपल की बात कर लेते हैं। इसका कॉमन एग्जांपल थोड़ा सा याद करने वाला है। इसको बोलते हैं वेलेस्पोनाइट कैल्शियम सिलिकॉन, मतलब कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं Si3O9। Si3O9 कैसे आ गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैलेंसी 3 रखोगे तो 3 मतलब 3 3 9, और यहाँ पे हो गया 3। चलो अब बात करते हैं चेन सिलिकेट की। दे आर फॉर्म बाय लिंकिंग SiO4 टेट्राहेड्रल इज लॉन्ग सिंगल और डबल चेन। इसका मतलब जो हम लोग ने वो बनाया था ना यार, ऑर्थो सिलिकेट, बस ऑर्थो सिलिकेट जो है, एक ऑर्थो सिलिकेट को ऐसे रखो, 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 बस ऐसे ही जोड़ते जाओ, चेन बनाते जाओ। यहाँ पे ये ध्यान दो, ठीक है। और शेयरिंग ऑफ 2 and 3 कॉर्नर ऑक्सीजन एटम्स पर टेट्राहेड्रॉन अकर्स। क्योंकि अब लाइन तो याद कर लोगे, आपको स्ट्रक्चर ही बनाना है, मेन जो भी है टीचर को इंप्रेस करना। इसका नाम क्या है, पायरोक्सिन, सिंगल चेन के लिए है, लेकिन ये कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सभी को अच्छे से समझा, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेना ताकि आप लोग के लिए भी क्लियरिटी रहे। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं जल्दी से 8 के सी पार्ट की बात कर लेते हैं। भाई ये लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग भी जल्दी से फ्री हो जाओगे और वीडियो फिनिश। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पढ़ेंगे।
ठीक है। देखो इंटर हेलोजन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो एक हेलोजन और दूसरे हेलोजन से मिलके जो बनते हैं वो होते हैं हमारे इंटर हेलोजन कंपाउंड। ठीक है। इंटर हेलोजन कंपाउंड में काफी कुछ चीजें हैं, थोड़ी बहुत है, काफी कुछ क्या, डेफिनेशन के फॉर्म में पूछता है, एप्लीकेशन के फॉर्म में पूछता है, उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पूछता है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन पूछता है कि कैसे हाइब्रिडाइज हो रहा है, sp3 है, sp3d2 है, ये सब पूछता है। और तीसरा हमारी जो पूछता है वो हमारा उसकी रिएक्शंस पूछता है। ठीक है। चलो व्हाट इज इंटर हेलोजन कंपाउंड से इसमें पूछ रहा है तो हम लोग बॉन्डिंग ले जाएंगे, क्योंकि बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है। मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत समझा दूंगा, बाकी क्या कहते हैं वो पूछ नहीं रहा तो उस पर हम लोग बात भी नहीं करेंगे। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट हेलोजन एटम्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। ये हमारे हेलोजन एटम्स हैं। एस्टाटीन आप लोग को ध्यान नहीं रखना है, ज्यादा शौक नहीं मारना है। यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मूला स्ट्रक्चर की। इसको फॉर्मूला लिखते हैं कैसे, या तो एक्स वाई एन लिखेंगे या तो ए एक्स एन लिखेंगे, जो कॉमन फॉर्मूला होता है जैसे जनरल फॉर्मूला। तो X हमारा हेलोजन एटम है विद लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड लार्जर साइज। इसका मतलब कि X लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका मतलब जो X है सेंट्रल मेटल एटम, वो कभी भी फ्लोरीन नहीं हो सकता। हाँ। Y हेलोजन एटम विद हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज, इसका मतलब जो Y है जो बाहर है, जिसको हम लोग स्लीव इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, जो बाहर के सब्स्टिट्यूएंट के साइज के हैं, वो यानी वाई हमारा कभी भी आयोडीन नहीं हो सकता, क्योंकि वाई कह रहा है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन स्मॉलर साइज। इसका मतलब ClF3 बन सकता है, ClF बन सकता है, IF बन सकता है, IF3 बन सकता है। देखो फ्लोरीन कभी भी वाई है नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना। एन हमारा 1 3 5 7 होगा, रिफ्लेक्टिंग द ऑड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है यहाँ पे सिर्फ ऑड नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की मदद से ही होता है, सिर्फ इसलिए। ठीक है। जब भी इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन खाली होते हैं, मतलब 1 ऑर्बिटल, या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, या तो 5 फ्री होते हैं, या तो 7 फ्री होते हैं। इनके बीच के जो 2, जो 4 है, जो 6 है, वो फ्री नहीं होते हैं, वो हमेशा क्या कहते हैं फील्ड रहते हैं। इसीलिए इसमें जो इनका n का ऑड नंबर है वो कितना है, 1 3 5 7 है, रिफ्लेक्टिंग द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन हेलोजेंस। अब बात करते हैं कि आप लोग को अगर टेबल के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये इसकी हाईएस्ट है, इसकी लोवेस्ट, स्मॉलेस्ट है, मतलब लार्जर है, ये सबसे ज्यादा है, क्योंकि जो एटॉमिक साइज होता है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए देखो फ्लोरीन का एटॉमिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, साइज स्मॉलेस्ट है। आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोवेस्ट है, साइज लार्जेस्ट है। तो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, ClF, BrF, IF। देखो ना, एक बार भी क्या फ्लोरीन हमारा सेंट्रल मेटल एटम की तरह कहीं भी एक्ट किया नहीं, क्योंकि उसकी क्या है, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब सॉरी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और आयोडीन, उसका साइज हमेशा बहुत बड़ा ही रहा है, यानी क्या कहते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या रही, बहुत लोवेस्ट रही, इसीलिए वो हमेशा किस तरह एक्ट करेगा, एज अ सेंट्रल मेटल एटम की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे ध्यान दे लो, ये देखो। ठीक है, चलो बात करते हैं यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं। ये कुछ कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं और नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की तरह एक्ट करते हैं। सम इंटरहेलोजन कंपाउंड कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शंस। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, इट कैन एक्ट एज सॉल्वेंट फॉर रिएक्शन दैट कैन नॉट बी कंडक्टेड इन वाटर। इसका मतलब मैं इनको वाटर में डालूंगा तो ये बहुत ही कम ये डिसॉल्व होंगे, क्योंकि ये लोन पेयर एक्सेप्ट तो करेंगे नहीं। अगर लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है। इनके बात करते हैं, टू मेन मेथड्स हैं सिंथेसाइजिंग यानी प्रिपरेशन ऑफ इंटरहेलोजन कंपाउंड के लिए, कि हम लोग इनको प्रिपेयर कैसे करेंगे। यहाँ पे प्रिपरेशन है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हेलोजन से। यहाँ पे बात करते हैं दिस मेथड द डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ गैसियस हेलोजन एलिमेंट्स अंडर स्पेसिफिक टेम्परेचर कंडीशन, यानी एक रूम टेम्परेचर कंडीशन पे भी जो इनकी रिएक्शन होती है, लेकिन कैसी होती है, हेलोजन एटम्स, हेलोजन एलिमेंट्स की होती है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ गैसेस। एग्जांपल देख लेते हैं। When equal volume of chlorine and fluorine react at this temperature, क्लोरीन क्या फॉर्म करेगा, मोनोफ्लोरो, मतलब क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। मोनोफ्लोराइड यानी सिर्फ एक मोनो, और फ्लोराइड यानी F इस फॉर्म हो जाएगा। कैसे फॉर्म होगा, रिएक्शन देख लेते हैं छोटे बच्चे की तरह। क्लोरीन प्लस फ्लोरीन, ClF बन गया क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, और एनर्जी रिलीज हुई है यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अगर यही चीज फ्लोरीन हम एक्सेस में ले ले तो क्या हो जाएगा, जैसे 3 ले लिया, 5 ले लिया, मतलब 3 मॉलिक्यूल्स के यानी 10 6 हो गए,
और 5 मॉलिक्यूल्स यानी 10 हो गए। तो यहाँ पे ये कैसे फॉर्मेशन होगी, तो इस तरह फॉर्मेशन होगी, यानी क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, और सब में एनर्जी रिलीज हो रही, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके दूसरे मेथड की बात करते हैं। दूसरा मेथड ये है कि जब भी कोई भी हैलोजन एटम किसी भी मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा तो पहले वो मॉलिक्यूल जो रहेगा वो लोअर आईसी रहेगा, यानी लोअर इंटर हैलोजन कंपाउंड रहेगा, और फिर फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, हायर इंटर हैलोजन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसको हम लोग एग्जांपल के फॉर्म में देखते हैं। मॉलिक्यूलर फ्लोरीन रिएक्ट विद आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, यानी मॉलिक्यूलर ऑफ फ्लोरीन है, रिएक्ट किया आयोडीन के पेंटाफ्लोराइड के साथ, फॉर्मेशन किसका किया, इंटरहैलोजन कंपाउंड आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड का, तो इसको बोलते हैं IF7। तो ठीक है, यहाँ तक सभी को अच्छे समझ है। तो ये हमारा दूसरा मेथड था, और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है IF7 का, इस तरह, ये इस तरह, ये यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। अच्छा, ये वाला हमारा प्लेन कौन सा है बच्चों, इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। क्या इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं। और इस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं एक्सियल प्लेन। जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहता है, वो हमेशा एक्सियल पोजीशन पे जाता है। किस पे जाता है, एक्सियल पोजीशन पे जाता है। किस पे जाता है, एक्सियल पोजीशन पे जाता है। सभी को अच्छे से यहाँ तक समझ आया। ये थी हमारे कुछ क्या कहते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। देखो मैं मानता हूँ मैंने इसमें बॉन्डिंग की बात नहीं करी है, क्योंकि बॉन्डिंग में बात करने से फिर ये 5 मार्क्स का आंसर नहीं, ये 15 मार्क्स का आंसर हो जाता है, और हम लोग को 5 मार्क्स के हिसाब से लिखना है, तो मैंने उसी हिसाब से आप लोग को बताया। बाकी अगर आप लोग चाहोगे कि आप लोग बॉन्डिंग समझना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता, मैं आप लोग को बॉन्डिंग पे एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसमें पूरी बॉन्डिंग रहेगी, बहुत अच्छे से समझ आएगा। क्लियर। तो अब हम लोग को जो पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पढ़ना है, और अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के साथ। बाय बाय।